हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पीपुल एज रिसोर्स इकोनॉमिक क्लास 9th का नेक्स्ट हेडिंग, जो कि है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये हम लोग आज इस हेडिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाई द पीपुल ऑफ द कंट्री। तो देखिए, जो क्वालिटी होती है ना पॉपुलेशन की, वो कैसे इंक्रीज होती है और किस पर निर्भर होती है, वहाँ की लिटरेसी रेट पे, यानी साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने हैं अनपढ़ हैं, और वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, तो और उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो कितना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से उनके अंदर स्किल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सभी चीज़ों पे पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है डिपेंड करती है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो अब ये आपको तो कहने की बात नहीं है, आप तो को पता ही है कि जो क्वालिटी होगी अगर पॉपुलेशन की, तो वो जो है हमारे ग्रोथ में, हमारे कंट्री के ग्रोथ में डिसाइड करती है या निर्णय देती है। यदि कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो ग्रोथ कम होगा, अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा होगा। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। तो जो शिक्षित और स्वस्थ पॉपुलेशन होगी ना, वो क्या होगी, एसेट होगी, यानी उपयोगी होगी, बेनिफिशियल होगी, एज ए लायबिलिटी। तो क्या टॉपिक होने चाहिए, क्या जरूरी है, एजुकेशन। तो चलिए एजुकेशन पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं। Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary। तो जो शकल की जो पढ़ाई लिखाई थी ना, वो पिछले कुछ सालों में उसके लिए जो है पेड़ एक उसके जीवन में एक ऐसा पौधा लाया, मतलब बोया कि उसके जो फल मिले उसको ना, उसके पढ़ाई लिखाई के, वो एक अच्छे जॉब के रूप में और अच्छी सैलरी के रूप में हमें देखने को मिलता है। विच एजुकेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ना कि शिक्षा किस तरह से महत्वपूर्ण इनपुट हो ग्रोथ के रूप में दिखाई देता है, किसके लिए, सकल की लाइफ के लिए। इट ओपेंड न्यू हॉरिजन फॉर हिम, यह उसके लिए नए नए अवसरों को शामिल कर देता है या ओपन कर देता है। प्रोवाइड हिम न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो इस तरह से उसके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाते हैं उसके एजुकेशन से, और जो है इंस्पिरेशन, यानी वो जो है प्रेरणादायी भी बन जाता है। अपनी किसी भी जीवन को लेकर, लाइफ को लेकर लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। नॉट ओनली फॉर सकल, केवल सकल ही नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो। और साथ ही साथ शिक्षा जो होती है ना, वो जो है सोसाइटी की ग्रोथ में भी अपना योगदान देती है। इट इनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। यह केवल शिक्षा में ही नहीं, सोसाइटी को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जो इनकम होता है ना, जीएनपी, उसमें भी, और कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से वो अपना जीवन भी कोई व्यक्ति अपना जीने लगता है। भाई जिसके पास पैसा होगा, उसके रहने के, खाने पीने के सब प्रकार के स्टाइल जो होते हैं ना, वो अच्छे क्वालिटी के हो जाते हैं। देयर इज प्रोविजन मेड बाई प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एसेस रिसेशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो जो है ना कि जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो प्रोविज़न है ना, प्रावधान बने हैं यूनिवर्सल रूप से कि जो क्वालिटी को इंक्रीज किया जाए, किसके, एलिमेंट्री एजुकेशन टाइप में, जैसे कि प्रारंभिक जो शिक्षा होती है ना, LKG UKG A1 से लेकर 10th 12th तक, उस सब की शिक्षा में ना ग्रोथ किया जाए, और भी स्पेशल रूप से किसको ध्यान दिया जाए, गर्ल्स को, क्योंकि उनका जो है रेट है ना, लिटरेसी रेट, वो काफ़ी कम है। एक लिटरेसी रेट ग्राफ देखते हैं हम लोग, 2.1 लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो हम लोग देख सकते हैं 2011 में जो ब्लू लाइन्स है ना, वो पर्सनस हैं, और जो रेड है वो मेल है, और जो फीमेल है ना वो ग्रीन है। तो आप देख सकते हैं कि रेड कितना ज़्यादा है, मेल की लिटरेसी रेट कितनी ज़्यादा है, और ग्रीन यानी फीमेल की कितनी कम है। और यदि कॉमन दोनों की लिटरेसी रेट की बात करें ना, तो 73 के आसपास आ जाता है हमारा। और ये तो 2011 का ग्रोथ रेट है। यदि हम बात करें एट द स्टार्टिंग 1951 में, तो आप देख सकते हैं कि 7% केवल गर्ल्स इंक्रीज हो रही हैं, और 23 या 8 के आसपास जो है बॉयज़ का लिटरेसी रेट है, मेल का लिटरेसी रेट है। तो कितना कम है, और आज कितना इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गर्ल्स का कम है। इसलिए कह रहा है कि स्पेशल रूप से गर्ल्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। देयर इज आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। और साथ ही साथ और भी प्रयास किए गए हैं, जैसे एक नवोदय विद्यालय होता है, और बहुत बच्चे पूछते हैं नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है, इसमें एंट्रेंस के द्वारा बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो ये हर एक ज़िले में जो है ना विकसित की गई हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप टू इक्विट लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। और बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल्स वगैरह भी डेवलप किए गए हैं, जहाँ पे नॉलेज और स्किल्स दोनों प्रोवाइड कराए जाते हैं। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन एज एन इंक्रीज फ्रॉम
₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। तो जो पहला प्लान बनाना था, ये देखिए प्लान क्या होता है, मतलब कि जब हम कोई काम करने जाते हैं ना तो कोई प्लान बनाते हैं, राइट। तो उसी तरह से गवर्नमेंट जब एजुकेशन को लेके कोई प्लान की ना तो वह जो है एजुकेशन प्लान कहलाया। तो वह जो उसका प्लान था हमारे देश में लिटरेसी रेट को ग्रोथ करने का, वो पहला जो प्लान था उसमें 151 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 3766.90 करोड़ कितना ये करोड़ रुपए कितने कब खर्च हुए थे 11th प्लान में। और जब 11वां प्लान बना था ना उस समय इतने रुपए खर्च किए गए थे। The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 52 to 3% in 2015 and 16 and has remained stagnant around 3% from the past few years। तो यदि हम बात करें जीडीपी की ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी की, तो वो जो है रोज़ की मतलब बढ़ी है। 0.64% था अब 1951-2 में, और ये बढ़कर कितना हो गया 3% हो गया, जो कि बहुत होता है। कब हो गया यह बढ़कर 15-16 की बात हो रही है। और साथ ही साथ कुछ सालों में ना 3% का ग्रोथ हमें देखने को मिल जाता है। द बजटरी ह्यूमन बीइंग ए पॉजिटिव एसेट एंड ए प्रीशियस नेशनल रिसोर्स विच लीड्स टू बी क्रेसिड। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो पॉजिटिव एसेट के रूप में, मतलब एक प्रकार से हमारे लिए अच्छा ही है, उपयोगी है। और जो हमारा नेशनल रिसोर्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा नीड्स करता है, ज़रूरत करता है कि हमारा ह्यूमन जो बीइंग है वो जो है पॉजिटिव एसेट के रूप में बन जाए और न्यूट्रेड हो, यानी पोषक तत्वों से भरपूर हो, उसके हेल्थ अच्छे हों, एंड डेवलप विथ टेंडर्स एंड केयर, और उसके लिए देखभाल करने की भी बहुत ही आवश्यक है और उस तरह से विकसित हो, ऐसा ज़रूरी है। Coupled with dynamism, each individual's growth parents presents a different range of problems and requirements। तो जो प्रत्येक इंडिविजुअल का ग्रोथ है ना वो वर्तमान की स्थिति में जो है ना वो अलग अलग रेंज में प्रॉब्लम के साथ और ज़रूरतों के साथ विकसित हो रहा है। द catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity। तो जो ये प्रकार का जो एक प्रकार का हमें साइक्लेटिक एक्शन की ज़रूरत है ना शिक्षा में, मतलब एक प्रकार की जो परिवर्तन की आवश्यकता है ना उसमें कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा डायनामिक ग्रोथ के रूप में, जिससे कि ना ये जो है इसकी सभी ज़रूरतें जो है ना प्लान करके पूरी की जा सकें। और सेंसिटिव मतलब काफ़ी भावनात्मक रूप से कि किसको कितनी ज़रूरत है, इस हिसाब से रेट तैयार किया जाना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी में कह रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर नाइबरिंग को-एड स्कूल। आपके आसपास के जो विद्यालय हैं सरकारी या फिर जो आपके साथ जो पढ़ रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, उनको काउंट कीजिए और आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड यू विद द डाटा ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द क्लासरूम। और लड़कों स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो मालिक है ना, उनसे आप पूछिए कि भाई वो आपको डाटा दें क्लासरूम में कितने बच्चे लड़के और लड़कियाँ पढ़ रहे हैं। स्टडी द डिफरेंस इन एनी एंड एक्सप्लेन फॉर रीजंस इन द क्लासरूम। उनमें से जो अंतर आए ना कि कितने लड़के पढ़ रहे हैं और कितने कम लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसके बारे में आप जाके क्लास में जो है ना आप लोग डिस्कस कीजिए क्लासरूम में। एस्टिमेट एज stated in the budget documents of Union State Governments, Reserve Banks of India, the expenditure on education as percentage of GDP has declined to 2.7% in 17-18. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to और 74% इन 2010-11। वही बता रहा है कि जो जीडीपी है, जो हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस है ना, वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्या है ग्रोथ किया हुआ है। देखिए 17-18 में कितना था 2.7, और फिर लिटरेसी रेट इंक्रीज़ कर गई 18%, और देखिए ये हो गया 74% कब 10 और 11 में। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट। देखिए जो शिक्षा है ना वो केवल अधिकार ही नहीं है किसी भी व्यक्ति का, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। बल्कि शिक्षा हमें इसलिए भी ज़रूरी है ना, सिटीजन को इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि वो अपने ड्यूटीज़ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, मतलब निभा सकें, और साथ ही साथ अपने राइट्स जो उनको अधिकार मिले हैं ना उसको भी प्रॉपर तरीके से जी सकें। बहुत अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जो हमें अधिकार मिले हैं ना वो हमसे लोग छीन लेते हैं हमारे ऊपर दबाव बना के। लेकिन यदि हम शिक्षित हैं ना तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से आ जाता है। However, a vast difference is noticed across different sections of the population।
और हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को नोटिस करते हैं कि अलग अलग सेक्शन में कि पॉपुलेशन के कि किस तरह से सभी अलग अलग हैं जिनके अधिकार वो अपना प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लिटरेसी एमंग मेल्स इज़ नियरली 16.6 हायर देन फीमेल्स। और यदि हम मेल्स में लिटरेसी की बात करें ना तो वो लगभग 16.6% ज़्यादा है फीमेल्स के कंपेयर में। इट इज़ अबाउट टू 16.1। अब सोचिए कितना कम है। हायर इन अर्बन एरियाज़ आर एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ के कंपेयर में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इन 2011 यदि 2011 की बात करें तो लिटरेसी रेट वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। आप देख सकते हैं अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। केरला में 94% है लिटरेसी रेट और बिहार में 62% है। कितना डिफरेंस है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 lakhs in 13-14. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by poor quality of schooling and high ड्रॉप आउट रेट्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ना कि जो स्कूलों में बच्चे होते हैं ना उनको जो है गरीबी के कारण उनको स्कूल से ना ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस वजह से सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए ना, राइट्स दिए हैं। कैसे? सर्व शिक्षा अभियान एक होता है। अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवार्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। 2010 से ना ये सर्व शिक्षा अभियान, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके लिए कि सर्व शिक्षा अभियान को कब स्टार्ट किया गया। तो आप लोग सब बता सकते हैं 2010 में सर्व शिक्षा अभियान छोटे बच्चों के लिए, एलिमेंट्री क्लास के लिए शिक्षा देने के लिए बच्चों के लिए जिसकी एज 6 to 14 ईयर्स हो उनको प्रोवाइड कराने के लिए किया गया। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो टाइम है ना इसमें टाइम पीरियड जो है बांध दिया है कि 6 से 14 साल ही रहने चाहिए। इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और यह सरकार ने ना पार्टनरशिप किया है, मतलब स्टेट्स में सभी और लोकल गवर्नमेंट को साथ में लेके कम्युनिटी बना के कि यह अचीव किया जा सके, इस गोल को अचीव किया सकते। कौन से अचीवमेंट को? कि शिक्षा सब जगह फैल जाए, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए एलिमेंट्री एजुकेशन का। अलॉन्ग विथ इट, इसके साथ ही ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और साथ ही साथ हम लोग ना कई प्रकार के देखेंगे कि अलग अलग ब्रिज कोर्स भी कराए जाते हैं और जिससे कि बैक स्कूल कैंप्स वगैरह भी लगाए गए हैं। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के इंक्रीमेंट हुई है, मतलब एनरोलमेंट में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है कि वो जाके पढ़ने लगे। और क्या किया गया है? मिड डे मील स्कीम्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव दियर न्यूट्रिशन स्टेटस। और साथ ही साथ मिड डे ये मील भोजन यानी दोपहर में जो भोजन मिलता है ना प्राइमरी स्कूलों में, उसकी भी योजना चलाई गई तो ऐसा करने से बहुत सारे बच्चों का अटेंडेंस देखने को मिल गया। और साथ ही साथ ऐसा करने से उनके जो न्यूट्रिशनल पोषक तत्वों की कमी थी ना उनकी बॉडी में, वो अभी इसी माध्यम से दूर होने लगी। दिज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यह योजना जो है ना, यह जो है हमारे देश की पॉपुलेशन में ना साक्षरता को बहुत ही ज़्यादा जोड़ सकी है, ऐड कर सकी है। द 12th प्लान इन टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। जो 12वां प्लान आया ना हमारा, वो जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि जो जितने भी बच्चे पूरे भारत में हमारे नए नए बच्चे जो पढ़ने की तरफ अपना मन लगा रहे हैं, रुझान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं सरकारी संस्थाओं में, तो उसकी संख्या का जो रेट देखा जाता है ना उसको ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, यानी GER कहते हैं। इन हायर एजुकेशन इन एज ग्रुप टू ऑफ 18 to 23 ईयर्स ऑफ 25.2% बाई 17-18। 2017-18 में ना 23 साल के तक के उम्र के बच्चों में ना और 18 वर्ष के उम्र के बच्चों में ना, इसके बीच के बच्चों में ना 25.2% की वृद्धि देखने को मिली उसके इनरोलमेंट में। एंड रीच टू द टारगेट ऑफ 13% बाई 2021। और 2021 में यह टारगेट है हमारे गवर्नमेंट का कि यह 30% बढ़कर हो जाए। विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विथ वर्ल्ड एवरेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉर्डर है एक प्रकार से। अगर वर्ल्ड पे लिटरेसी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 30% जो है ना वो आगे नहीं है किसी देश से, बल्कि एक बॉर्डर पे है, मतलब उसके बराबर हम लोग और देशों के हो जाएंगे। द स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक सर्कुलम मॉडिफिकेशन
वैक्यूलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ ये जो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है ना, तो इसमें साथ ही साथ एडॉप्ट किए गए नए नए स्टेट साइंटिफिक सर्कुलम को, जैसे कि बहुत सारे प्रभावी रूप से मॉडिफिकेशन और वैक्यूलाइजेशन और नेटवर्किंग के भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किए जा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा को अच्छा बनाया जा सके। आप लोग देख सकते हैं आजकल कितने ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे ये यूट्यूब पे चल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे भी एक से एक यूट्यूब चैनल और तमाम ऐसी ऑनलाइन संस्थाएं हैं जिससे कि आप घर बैठे ही कम पैसे में ही सारी सुविधाओं को ले सकते हैं। तो यह क्या है, नेटवर्किंग एक प्रकार से बेनिफिशियल है स्टडी में ग्रोथ करने में। 30% जो हमारा गोल है हमारे गवर्नमेंट का। तो द प्लान आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और ये सभी जो पढ़ाई लिखाई है ना, यह शिक्षा पर दूरी का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो घर बैठे हम वही पढ़ाई कर सकते हैं, कवरेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल तरीके से भी, और डिस्टेंस है जितना हो, एंड आईटी एजुकेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज, ये सब के जो इंस्टीट्यूट हैं ना, संस्था है ना, ये सभी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, पिछले 50 सालों की बात करें ना, तो देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज एरियाज। कुछ विशेष क्षेत्रों में ना ये जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं सीखने के ना, लर्निंग हाई क्वालिटी के, वो जो है बहुत ही ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे नए नए बन गए हैं, खुल चुके हैं। लेट अस रीड, चलिए ये देखिए ग्रोथ दिया हुआ है जीसी एनुअल रिपोर्ट ग्रोथ कि नंबर ऑफ़ कॉलेज इस ईयर में कितने थे, और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कितने थे, स्टूडेंट कितने थे, और टीचर कितने थे। ये सारी चीज़ें इसे आप लोग देख लीजिएगा, देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो ये टेबल है ना, वो इंक्रीज दिखा रहा है, मतलब बढ़ोतरी दिखा रहा है स्टूडेंटों में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या उनके इन्वॉल्वमेंट में, कि क्या कौन से सन से 1951 टू 1516 के बीच में ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी पॉपुलेशन को जो है वो जो है ग्रोथ बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों को इन्वेस्ट करना है। पहला एजुकेशन था, सेकंड क्या है, हेल्थ है। तो चलिए हेल्थ देख लेते हैं। फॉर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फॉर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंसी एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। तो देखिए प्रॉफिट किसी फॉर्म में तभी होगा ना जब कोई हेल्दी एम्प्लॉय वहाँ पे काम करे। यदि कोई बीमार है तो उसे कोई क्यों रखेगा, है ना, वो काम कितना कर पाएगा। तो इस तरह से हेल्थ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म रखता है, जिससे कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके किसी भी फॉर्म का। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। देखिए जो स्वास्थ्य होता है किसी व्यक्ति का ना, तो वो उसके पोटेंशियल को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ उसकी एबिलिटी बीमारियों से लड़ने की वो भी बढ़ा देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिजर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगा ना, तो वो अपने विकास के साथ साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, या ये कह लीजिए कि उसके हेल्थ पर ही डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और उसका खुद का ग्रोथ। इंडीड हेल्थ इज एन इंस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। तो इस तरह से हेल्थ जो होता है ना, वो किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए जो है ना बहुत ही आवश्यक होता है। हैंस फोर्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। इस तरह से एजुकेशन के बाद जो दूसरा जो प्रायोरिटी है ना हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट बनाने के लिए, वो है हेल्थ है। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट प्रोवाइड improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged village segment of the population। तो जो अंडर प्रिविलेज विलेज है ना, और जो से पॉपुलेशन है वहाँ की, उन सब पे अलग से स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है, वेलफेयर को और न्यूट्रिशनल वैल्यू वहाँ पे देने की आवश्यकता है, सर्विसेज देने की आवश्यकता है। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 दशकों से यदि हम बात 5 दशकों से यानी 50 सालों से देखें, तो इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। तो हम लोग ये देख सकते हैं ना पिछले 50 सालों में कि किस तरह से भारत ने बहुत ही ज़्यादा बिल्ड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को बात करें तो, या फिर बात करें मैन पावर, जितने भी अलग अलग जगहों पे, चाहे प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी में या फिर टर्सरी सेक्टर में जो है, अलग अलग या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब में हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है, एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में हमें भी देखने को ये सब मिल जाता है। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014। तो ये सब जो पोषक तत्वों का जो ग्रोथ हुआ है हमारे कंट्री में ना, वो अगर हम देखें ना, तो उससे हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल हुआ है। क्या हुआ है, लाइफ हमारी बढ़ गई है, लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है ना वो बढ़ गई है लगभग
68.3 साल से ज़्यादा औसतन मौत होती है, मतलब कोई व्यक्ति इतने से पहले नहीं मरता है। कब से? 2014 में से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ये क्या होता है? IMR। तो ध्यान दीजिए, जो बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं ना, 1 साल की उम्र में ही मर जाते हैं ना, वो पहले बहुत होता था ना, पोषक तत्वों की कमी से, हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह से। तो इसलिए जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, वो अभी कम हो गया है। 1951 में जहाँ 147 लोग मरते थे प्रतिवर्ष, वहाँ 2016 में 34 लोग हो गए, यानी 34, बहुत कम हो गया है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप टू 24.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और क्रूड बर्थ का मतलब जैसे बहुत से मरे हुए बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो वो भी जो है ड्रॉप हो गया, नीचे गिर गया। पहले 20.4 यदि था, तो आज जो डेथ रेट है ना, वो 6.4 है, यानी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल गया है। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एसेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना एक्सपेक्टेंसी लाइफ का, जीवन अधिक जीने का, बच्चों का ध्यान रखने का, चाइल्ड केयर का, ये सभी जो है ना फ्यूचर में प्रोग्रेस करेंगे हमारे कंट्री के लिए। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यदि कोई बच्चा स्वस्थ है ना और अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कोई बच्चा यदि ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, बीमार रहता है, तो वो ऑलरेडी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता, वो डरा डरा सा रहने लगता है। Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child care। तो रिडक्शन जो होना चाहिए ना इन्फेंट मोर्टेलिटी में, कैसे इन्वॉल्व होगा, कैसे दूर होगा? तो इसके लिए चिल्ड्रन का इन्फेक्शन से ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ उसको पोषक तत्वों की उसके जन्म से ही, मतलब इन दोनों को देना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी मम्मी का भी और उसके बच्चे का भी ध्यान जो है देना पड़ेगा, जिससे कि IMR ग्रोथ में कमी है। ये कुछ एक चार्ट है, डाटा चार्ट है, आप देख सकते हैं कितने हॉस्पिटल हैं किस सन में, और कैसे ग्रोथ हो रहा है, कौन कम हो रहा है, ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। डू यू थिंक इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया? क्या डॉक्टर और नर्स की, ये पूछ रहा है कि डॉक्टर और नर्स जो हम अभी चार्ट देख के देखेंगे कि बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हुआ है उनके नंबरों में, तो क्या ये मतलब पर्याप्त है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो भाई क्यों नहीं है, कहाँ नहीं है? ये तभी देखिए, सो ये कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19, तो अभी डॉक्टर नर्स की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, तो अभी वो कम है। तो ये अभी बात के क्वेश्चन, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिस फैसिलिटीज़। भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं अभी भी जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ मेडिकल की या एजुकेशन की नहीं है। देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेज। केवल 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेज हैं। ठीक है, तो जस्ट 4 स्टेट्स, वो भी कहाँ, कौन कौन से स्टेट्स में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। यानी हमारे कंट्री के साउदर्न हिस्से में, पार्ट में ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्दर्न में नहीं है। एक्टिविटी है ये, विजिट ए नियर बाई हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी किसी हॉस्पिटल में विजिट करना है आपको, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ जो दी हुई हैं, और ये सभी चीज़ों को नोट करिए और उसमें डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किसको कहते हैं? देखिए, जो काम करना चाहता हो लेकिन उसको काम न मिल रहा हो, तो वो बेरोजगार है। लेकिन जो काम करना ही नहीं चाहता हो और वो काम करने के योग्य भी ना हो, तो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आपको क्लियर हो गया कि जो लोग काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। तो चलिए इसको ठीक से रीड करते हैं। सकल्स मदर शीलाज लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर चिल्ड्रंस एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। जो सकल की मम्मी है ना, शीला, वो अपने घर के भी काम को देखती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, और अपने पति बूटा का भी फील्ड में जाके सहयोग करती है उनके कामों में। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर्स, सीतू स्पेंड्स देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। जो उसके शकल का जो भाई है ना, जीतू, और बहन सिस्टर जो है ना, वो और सीतू, ये सभी जो है ना अपना टाइम जो है खेलने में बाहर बिता देते हैं, स्पेंड करते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? क्या आप ये कह सकते हैं कि शीला, जीतू, सीतू जो है अनएम्प्लॉयड है? इफ़ नॉट, नहीं, तो वाई, क्यों नहीं है? देखिए, अभी मैंने जो ऐसा बताया आपको डिफिनीशन अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसके हिसाब से ये सभी क्या है? अनएम्प्लॉयड नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wage cannot find jobs। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की ये डिफिनीसन है कि
व्हेन पीपुल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी जो काम करना चाहते हैं बट नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहे हैं वेज तनख्वाह के कारण, उनको कम पेड तनख्वाह मिल रही है। कोई बीटेक किया हुआ है, कोई बहुत बड़ी मेडिकल की डिग्री ली हुई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, अब उसको छोटे मोटे जॉब मिल रहे हो तो उससे वो कैसे चलेगा, उससे शायद कोई और काम कर लेगा, तो फिर वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ग्रुप में कैटेगरी में आ जाते हैं। जबकि शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वॉकिंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, कि हम देख रहे हैं कि जो शीला है ना वो अब इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है कि बाहर जाके कामों में काम करे। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, और ये जो जीतू और सीतू है ना ये इतने छोटे हैं ना कि ये नहीं गिने जा सकते कि भाई पॉपुलेशन के रूप में कि ये काम क्यों नहीं करते हैं, और इनको काम करने के लिए फोर्स भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन नॉट बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से जीतू सीतू या शीला को हम लोग बेरोजगार के रूप में नहीं गिन सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ये उसकी श्रेणी में नहीं आते हैं। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपुल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, जो काम करने का जिनके ऊपर दबाव होता है ना, यानी जिनको काम करने वाला माना जाता है ना कि हाँ ये काम करेगा, उनकी जो एज है ना वो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच में मानी जाती है। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विथ इन हिज एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो सकल के भाई लोग हैं, बहन लोग हैं ना, वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं कहा जा सकता। सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर फैमिली, जो सकल की मम्मी है ना वो अपने परिवार के लिए काम करती हैं। शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन ऑफ फॉर पेमेंट, वो पैसों के लिए या किसी भी कमाई के लिए, अर्निंग के लिए वो बाहर नहीं जाके काम करना चाहती हैं। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से उसको भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स अलाउ नॉट मैंशनड इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इस स्टोरी में हम लोग देख रहे हैं कि जो उसके ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर है ना, उनको भी शामिल नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए वो अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको भी कहा नहीं जा सकता कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इन केस ऑफ इंडिया, यदि भारत का केस करें, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हम लोग बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को या सॉरी बेरोजगार लोगों को हम लोग रूरल और अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं। हाउएवर द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो क्या मतलब क्या प्राकृतिक रूप से क्या ऐसा कारण है कि जो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अलग अलग संख्या में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो रूरल हो या फिर अर्बन एरियाज हो। इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज अ सीजनल एंड डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए जो केस है ना रूरल एरियाज़ का या फिर अर्बन एरियाज़ का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सीजनल टाइप, यानी कोई 6 महीने काम करता है 12 महीनों में और 6 महीने काम नहीं कर पाता है, उसको जॉब नहीं मिल पाता है। और डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब जो कि उपयोगी ना हो, उन्हें आप डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में, बेरोजगार के रूप में भी कह सकते हैं। जैसे कि अब सीजनल को तो आप समझ लिए, और डिसग्यूज्ड का मतलब ये होता है कि कोई खेत है, मान लीजिए 1 बीघे का खेत है, ठीक है, और एक परिवार में 10 लोग हैं। अब उस 1 बीघे की ज़मीन पे 5 लोगों की ज़रूरत है काम करने की, ठीक है, 5 लोगों में वो 10 कुंटल पैदा होता है वहाँ पे। अब उसमें 5 लोग काम करें चाहे 10 लोग काम करें, तब भी उसमें वो 10 ही कुंटल पैदा होता है। तो इसमें 5 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, तो 5 लोग क्या है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और जो अर्बन एरिया है, शहरों का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर अधिकतर लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, क्योंकि वो शिक्षित भी हैं फिर भी बेरोजगार हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, तो वही सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि साल के 12 महीनों में कुछ महीनों के लिए उनके पास जॉब नहीं होती है, काम नहीं होते हैं। पीपुल डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं ना, वो लोगों को ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट के। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स वेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन, कुछ ही ऐसे महीने हैं जिसमें बीज को बोया जाता है, कटाई होती है उसकी, और जो कुछ भी बहुत सारे खेती के जो भी थ्रेशिंग वगैरह काम होते हैं किए जाते हैं, लेकिन कुछ साल के कुछ महीने तो ऐसे ही खाली चले जाते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क, बाकी के महीनों में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। तो टू द पीपुल डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, उनको जिनके जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, तो इस तरह से वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। और यदि डिसग्यूज्ड में देखें हम लोग, तो इन केस ऑफ डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट पीपुल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, वो दिखाई तो देते हैं कि वो एम्प्लॉयड है, मतलब काम कर रहे हैं। जैसे किसी के पास 1 बीघे है ज़मीन है, उसके पास 10 लोग हैं घर में, तो उनको तो लगता है कि भाई ये 10 लोग जाके फील्ड में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए
They have agriculture plot where they find work. This usually happens among family members engaged in culture activities. The works requires the service of 5 people but engaged 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by the others 3 extra people does not add the contribution to made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not be declined. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. यानी तो जो अगर वही मैं कह रहा था कि यदि आपके पास 1 बीघे की ज़मीन है और उसमें आपके 8 लोग हैं घर में, 5 लोगों से भी उतने ही पैदावार होती है, 8 लोगों से भी होती है, तो 3 लोग तो वहाँ पे सभी लोग जाके काम करते हैं। तो हम लोग ऐसे तो देख सकते हैं कि भाई 8 लोग अपना मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से अगर देखें तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, तो वो जो है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं। यानी उनके काम करने ना करने से कोई भी प्रोडक्टिविटी में जो है उस फील्ड में कोई भी प्रभावित नहीं होगा, कोई कमी नहीं आएगी। और इन केस ऑफ अर्बन एरिया, यदि हम अर्बन एरिया की बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन फिनोमेन। तो मतलब कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं वो अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं। Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job। बहुत से यूथ ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, युवा जो कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्रियों को करके बैठे हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है। ए स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर दैन एमंग मैट्रिकुलेट्स। कक्षा 10वीं के हिसाब से जो देखें ना, तो एक स्टडी के मुताबिक जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लोग हैं ना, उनमें जो है नंबर्स बढ़े हैं, यानी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रेजुएट हो रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories consist with the shortage of manpower in others। तो यदि बात करें पैराडॉक्सिकल मैन पावर की, तो जो किसी भी सिचुएशन में ना, तो वो जो है सरप्लस होता है मैन पावर क्यों, वोमेन पावर भी। क्या लड़कियां काम नहीं करती हैं, वोमेन काम नहीं करती हैं? यहाँ पे गलत है, इसको भी हटाना चाहिए। यहाँ पे वोमेन पावर होना चाहिए, मतलब महिलाओं भी तो काम करती हैं भाई, वो भी तो पैराडॉक्सिकल मैन पावर के रूप में ही, सिचुएशन के रूप में ही सभी प्रकार के विटनेस में सरप्लस है हमारी कंट्री के लिए। तो इसलिए यहाँ पे वुमेन, मैन एंड वुमेन या ह्यूमन पावर यहाँ पर होना चाहिए सीधे सीधे। There is unemployment among technically qualified persons on one hand, while there is a dearth of टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए ये बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? बेरोज़गारी इसलिए बढ़ रही है कि सब बस पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे इधर उधर मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर स्किल्स नहीं डेवलप हो रही है, और साथ ही साथ टेक्निकल स्किल्स भी उनको चाहिए होगी किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो जो कि उनके पास नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोज़गारी है ना, वो लीड्स करता है वेस्टेज यानी नुकसानी के रूप में, या फिर ये कह लें कि बेकार हो जाता है जो मैन पावर रिसोर्स है ना, या ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर भी होना चाहिए। यानी मैन और वुमेन दोनों का पावर है ना भाई, दोनों ना काम करती हैं। आज के कहाँ पे लड़कियाँ नहीं जा रही, कहाँ पे वीमेन नहीं है, हर जगह तो वीमेन अपना छाया दे रही हैं, और स्टडी भी देखें तो टॉपर में सबसे ज़्यादा वही लोग आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। तो यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो एक प्रकार से बेकार हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को बेकार कर रहा है। पीपुल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। तो जो लोग हमारे इकोनॉमी के लिए एसेट थे, उपयोगी थे, बेनिफिशियल थे, वो टर्न हो जा रहे हैं बोझ के रूप में, लायबिलिटी के रूप में, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होने से। देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। और इस प्रकार से जो युवा है ना, उसमें एक फीलिंग आ जा रही है कि भैया वो निराश हो जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, उनके अंदर से जो एनर्जीज है ना कुछ कर दिखाने की, वो अभी गायब हो जा रही है। पीपुल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट दियर फैमिली। लोगों के पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान रख सकें, उनके पढ़ाई का, उनके हेल्थ का, उनके ट्रेनिंग स्किल का। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। तो यदि जो लोग अच्छे से एजुकेट नहीं होंगे ना, या फिर जो लोग अच्छे से शिक्षा नहीं पाएंगे ना, वो बेरोज़गारी को पाएंगे और अपने आसपास के सोशल को भी, समाज को भी जो है बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो बेरोज़गारी जो है ना, वो इंक्रीज कर रही है हमारे ऊपर इकोनॉमिक का बोझ, जो है बोझ के रूप में, यानी इकोनॉमिक जो ओवरलोड है ना, अर्थव्यवस्था, उसमें जो है बिगड़ रही है काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने से। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो जो है उसका डिपेंडेंस, निर्भरता जो है ना, वो जो है इंक्रीज हो रहा है।
वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। द इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्टाइजली अफेक्टेड। तो इस तरह से जो जीवन की किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो जाती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना, तो आसपास के इंडिविजुअल और सोसाइटी वाले भी ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। When a family has to live on a bare substance level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system। तो जिस भी परिवार का ना वो जीवन जीने का सिस्टम काफ़ी नीचा होता है, ख़राब होता है ना, उसके पास पैसे नहीं होते ना, उसके लेवल जो है ना जीवन के वो बहुत सामान्य होते हैं ना, उसकी हेल्थ वगैरह कमज़ोर होते हैं ना, तो फिर समझ लो कि फिर उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, पढ़ाई से भी उसको बख्शखात कर दिया जाता है। हेंस इस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर डाल रहा है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। इट आल्सो वेस्टेड अ रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। तो देखिए, अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, तो ये क्या हो जाएंगे, लाइबिलिटी हो जाएंगे, और साथ ही साथ डिप्रेस्ड करेंगे हमारी, यानी नीचे ले जाएंगे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। और साथ ही साथ जो रिसोर्स हैं ना, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, वह भी वेस्ट हो जाएंगे, और जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वह भी वेस्ट हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण। नहीं तो अगर सभी लोग सोचो शिक्षित हों तो क्या क्या कितना विकास होगा। जहाँ एक साइंटिस्ट इतना सारा काम कर रहा है भाई, तो फिर अगर सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, सबको टेक्नोलॉजी स्किल्स मिलेगी, तो सोचो हमारा कंट्री जो है कितना आगे जाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है लेवलिटी हो जा रही है एसेट की जगह। इफ़ पीपुल कैन नॉट बी यूज एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लेबिलिटी टू द इकोनॉमी। तो सीधी सी बात है, यदि लोगों को जो है उनको उनके रिसोर्स को नहीं यूज़ किया गया प्राकृतिक रूप से ना, तो वो फिर प्राकृतिक रूप से बोझ हो जाएंगे हमारे इकोनॉमिक पर। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। हमारे भारत देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की लो है, रेट है ना, वो काफ़ी कम है। यदि कोई केस स्टडी की बात करें तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इज प्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर कंज्यूम्ड एज एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब करीब 90% तो लोग ऐसे हैं ना जो कि अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। देखो क्या है ना, कि एक लोग होते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम कमा रहे होते हैं। मान लो कोई 10,000 रुपये कमा रहा है और कोई काम कर रहा है प्राइवेट फर्म में, तो वो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ। लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट होना अनएम्प्लॉयमेंट होना सब बराबर है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपये में अपने बच्चे का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे, 2 बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाएगा, क्या करेगा। तो इस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह है अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ही। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ दियर पोटेंशियल एंड इनकम। ये उनकी बात करें यदि, कि वो तो साल भर तो हमको दिखते हैं भाई, हाँ यार काम कर रहा है, प्रतिदिन अपना काम पे जाता है, कोई भी काम कर रहा है फॉर्म में, चाहे जॉब कर रहा है, लेकिन उसका जो पोटेंशियल और इनकम होता है ना, वो उसके अनुपात में बहुत कम होता है। इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है। द वर्क दैट दे आर पुशिंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। ऐसा लगता है ना कि उनके ऊपर जो काम वो कर रहे हैं ना, उनके ऊपर कोई दबाव है, दबाव के कारण वो काम कर रहे हैं। दे में देयरफॉर वांट टू वदर वर्क फॉर देयर चॉइस। शायद वो अपने चॉइस के अनुसार कुछ और काम करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग हैं ना बेचारे, वो लोग तो और भी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दे टेन टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। वो किसी भी सूरत में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही वो उनके पोटेंशियल के लिए पर्याप्त हो या ना हो उनकी अर्निंग। देयर अर्निंग कीप्स दे में बेयर सब्सटेंस लेवल। उनकी जो अर्निंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सामान्य रूप से होती है, सब्सटेंस लेवल पर होती है। Moreover, the employment structure is satisfied by self employment in the primary sector। बहुत अधिक यदि हम देखें और जाने कहें ना, तो एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सारा हमको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन थ्रो नॉट एवरीबॉडी इज रियली नीडेड। जैसे कि कोई एक परिवार है, उसके लोग सभी लोग फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, जबकि सभी लोगों की वास्तव में आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी सभी लोग उसी में जाके काम कर रहे हैं। सो देयर इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाती है। बट द इंटायर फैमिली शेयर्स वाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। लेकिन जो कुछ परिवार ऐसे हैं ना, वह भी उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या अपने प्रोड्यूस को शेयर कर रहे हैं।
दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। तो जो वो जैसे कोई खेत में काम कर रहा है ना, उसके पूरे परिवार के लोग गए हैं, तो वहाँ पे वो अपने परिवार को सभी काम बांट दिया, कोई बीज बोता है, कोई कटाई कर रहा है, कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब तो अलग अलग काम बांट दिए जाते हैं, तो सभी लोग उसमें अपना काम करने लगते हैं रूरल सेक्टर में। लेकिन यह जो है ना पॉवर्टी को, उनकी गरीबी को जो है ना दूर नहीं करता है। बट दिस इज़ नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। यह सभी लोग काम करते हैं मिलकर ना, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी जो है दूर नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल जाता है। Gradually, surplus labor from the every household tends to migrate from the village in search of jobs। तो साथ ही साथ हम लोग देखते हैं सरप्लस यानी जो एक्स्ट्रा लेबर होते हैं ना, वो किसी घर से वो अपना घर परिवार संभालने के लिए ना माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब वहाँ से स्थान बदल देते हैं, कहीं और चले जाते हैं किसी और गांव में अपने जॉब को खोजने के लिए। Let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector for the economy of the economy। तो अगर इकोनॉमी की अपने देश की बात करें ना हम, तो एग्रीकल्चर जो है ना वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो है ना लेबर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों की बात करें तो देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पार्टली बिकॉज ऑफ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। तो हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे ना जो पॉपुलेशन है अधिकतर ना वो जो है निर्भर करती है, और बहुत सी जगहों पे ना डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को बाद में मिलने लगा। क्यों? क्योंकि मान लो अभी एक बीघे है, उसके परिवार में 2 लोग हैं, अब 4 लोग हो गए, कुछ समय बाद तो कुछ ज़मीन उतना ही है, लैंड उनके पास उतना ही है, तो 4 लोग हो गए, फिर 8 लोग हो गए, फिर 12 लोग हो गए। इस तरह से समय बदलता गया और उनके पास ज़्यादा लोग होते गए, लेकिन लैंड जो है उनके पास उतना ही था। तो इस तरह से डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें बाद में देखने को मिलने लगा। Some of the surplus labor in agriculture have moved to either द सेकेंडरी और द टर्सरी सेक्टर। तो उसमें से बहुत से लोग ना दूसरे प्रकार के सेक्टर में प्रवेश करने लगे, जैसे वो सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्सरी सेक्टर हो। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? वही मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विसेज आती है, मेडिकल सर्विसेज, कुछ लोगों ने शॉप वगैरह रख लिए, कुछ लोगों ने ट्रांसपोर्ट वगैरह करने लगे, इस तरह से। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज मोस्ट लेबर एब्सॉर्बिंग। तो वहाँ पे छोटे छोटे लेबर भी जाके ना अपना आराम से मैन्युफैक्चरिंग का काम करने लगे। इन केस ऑफ टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और यदि हम बात करें टर्सरी सेक्टर की, तो उसमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हमें आज के समय में देखने को मिल जाती हैं, जैसे वो बायोटेक्नोलॉजी जो मतलब एग्रीकल्चर के टूल्स वगैरह से संबंधित हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सूचना विभाग में कुछ कोई जॉब वगैरह हो, बहुत सारे कामों में हमें देखने को मिल जाता है, बहुत से लोग उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, इंगेज्ड हो रहे हैं। लेट अस रीड ए स्टोरी टू नो हाउ पीपल बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। तो हम लोगों ने तो बहुत सब पूरा लेसन देखिए यहाँ पे रीड आउट कर लिया है, लेकिन अब लास्ट में एक स्टोरी दे दिया है जिसे हम मोरल स्टोरी, मोरल ऑफ द लेसन भी कहेंगे। इसको हम लोग समझ सकते हैं पढ़ के कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है वो किसी भी कंट्री के लिए एसेट बन सकता है लेबिलिटी की जगह। तो ध्यान से इसको हम लोग रीड करेंगे। स्टोरी ऑफ अ विलेज, एक गाँव की कहानी है। देयर वाज ए विलेज इनहेबिटेड बाई सेवरल फैमिलीज। एक गाँव है जो कि कुछ परिवारों के साथ वहाँ पे उसका इनहेबिटेड यानी विकास हुआ है। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड्स इट्स मेंबर। प्रत्येक जो परिवार है ना वो पर्याप्त रूप से अपने परिवारों का देखभाल, भोजन वोजन के लिए सब कुछ प्रोड्यूस कर लेता है आराम से। ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रंस। और यहाँ के लोग जो है ना वो अपना आराम से अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए कपड़े बना लेते हैं, और बच्चों को अपना खुद ही पढ़ा लेते हैं, मतलब कहीं उनको भेजना नहीं पड़ता है। वन ऑफ द फैमिली डिसाइड टू सेंड वन ऑफ द इट्स सन टू एग्रीकल्चर कॉलेज। उनमें से एक परिवार था ना, उसने डिसाइड किया कि चलो मैं अपने बेटे को ना एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजूंगा और वहाँ पे पढ़ाऊंगा। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो लड़का था उस परिवार का, वो पास में ही गाँव में जो है एक कॉलेज है एग्रीकल्चर का, वहाँ पर जाकर उसने एडमिशन ले लिया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियर एंड केम बैक टू द विलेज। कुछ समय बाद उसने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट की और एग्रो इंजीनियर बन गया, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन गया और अपने गांव वापस आया। ही प्रूव टू बी द क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लाऊ विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट। वह गांव आकर अपने खेतों में ना दिमाग लगाया, ठीक है, और उसने एक ऐसा प्लाऊ तैयार किया, हल तैयार किया, जिससे कि उसकी गेहूं की जो पैदावार थी खेतों में वो बढ़ गई।
दस ए न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज। और इस तरह से उस मशीन को, हल को देखभाल करने के लिए, चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ने लगी अब। तो इस तरह से उसने एक जॉब क्रिएट कर दी गाँव में आके। ए फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन नियर बाई नाइबरिंग विलेज। तो इस तरह से वह एक्स्ट्रा जो फूड होने लगा ना, उनके पास गेन होने लगा, वीट वगैरह सरप्लस, और जाके नाइबरिंग यानी पड़ोस के गाँव में वो लोग बेचने लगे। दे अर्न गुड प्रॉफिट। इस तरह से वो अच्छी कमाई भी करने लगे। विच दे शेयर्ड एमंग देमसेल्फ इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर द सम टाइम हेल्ड इन द मीटिंग इन द विलेज। तो जब इस तरह से उसका विकास होने लगा उसके परिवार का ना, तो उसके गांव में ही एक पंचायत सभा जो है बैठाई गई। उसमें ये सारी चीज़ें मीटिंग में बताई गई कि कैसे कैसे होती हैं और कैसे कैसे ये सब हो रहा है। दे ऑल वांटेड टू हैव ए बेटर फ्यूचर फॉर दियर चिल्ड्रेन टू। अब सभी लोग मीटिंग में जाने के बाद अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चिंता करने लगे या चाहने लगे। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज। तो उन सभी लोगों ने पंचायत से रिक्वेस्ट किया भाई कि ऐसा है कि एक गांव में स्कूल खोला जाए। दे एस्यूर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड दियर चिल्ड्रेन टू स्कूल। और सभी लोगों ने निश्चय किया कि भाई हम लोग अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपनड ए स्कूल। तो जो पंचायत थी, ग्राम पंचायत, वो सरकार की सहायता से एक स्कूल गांव में ओपन कर देती है। ए टीचर वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम द नियर बाई टाउन। तो इस तरह से एक अध्यापक की भी वहाँ पे ज़रूरत होने लगी। तो एक अध्यापक को भी जॉब वहाँ पे मिल गया उसमें। तो ऑल चिल्ड्रेन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। और उस गाँव के सभी बच्चे जाके पढ़ाई करने लगे। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन ट्रेलरिंग। यानी कि उसको ट्रेनिंग, एक परिवार था जिससे उसने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिलाया ना, उसी तरह उस परिवार में भी जो बच्चे पढ़ते थे उस प्राइमरी स्कूल में, उसमें जाके उसी में से एक परिवार ने अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ टेलरिंग भी सिखा दी। सी मतलब वो कपड़े सिलाई विलाई भी सिखा दी। सी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ फॉर ऑल फैमिलीज ऑफ द विलेज फॉर एवरी वन नाउ वांटेड टू बाई एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ्स। तो इस तरह से फिर जब उसने सब शुरू कर दिया ना, तो फिर गाँव के भी वो सभी परिवारों के भी ना सभी कपड़े वगैरह जो है सिलाई करने लगी। और इस तरह से गांव के भी लोग ना पसंद करने लगे कि भाई ऐसा है कि हम लोग अब सिले सिलाए कपड़े पहनेंगे। न्यू जॉब ऑफ ए टेलर वाज क्रिएटेड। और इस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग, एक नया जॉब जो है टेलर के रूप में उस गांव में विकसित हो गया। जैसे अभी कुछ समय पहले एग्रो इंजीनियर का विकसित हुआ था उस हल को चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट। तो यह एक दूसरा प्रभावित रूप से प्रभाव था। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फॉर बाइंग क्लोथ वाज सेव। तो इस प्रकार से जो लोगों का समय लगता था ना बाहर जाके कपड़े खरीदने में, सिलाने में और तमाम चीज़ों में, वह बचने लगा। और क्या हुआ फिर, एज द फार्मर्स स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड। और इस तरह से जो किसान थे ना वो अपने खेतों में अधिक समय देने लगे। द यील्ड्स ऑफ द फार्मर्स वेंट अप। और जब ज़्यादा समय देने लगे तो जो फार्मर्स का जो यील्ड हुआ वो ज़्यादा होने लगा, ऊपर होने लगा, ग्रोथ होने लगा। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरह से ना उस वहाँ पर समृद्धि जो है, समृद्धि की शुरुआत होने लगी। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। यानी फार्मर्स के पास अब उतना ज़्यादा होने लगा ना जितना उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी, उससे भी ज़्यादा। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु कम टू दियर विलेज मार्केट्स। तो फिर अब वो उस सभी एक्स्ट्रा सरप्लस को ना बेचने लगे अपने जाके पास के गाँव के मार्केटों में। ओवर टाइम, समय बीतने के साथ साथ, दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिगिनिंग हैड मेक मैनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर। तो एक समय बीतने के साथ साथ जो जिस गाँव में कोई जॉब नहीं थी, अब कोई संभावना नहीं थी जॉब की, वहाँ पर जो है शुरुआत हो गई। जैसे टीचर की जॉब बनने लगी, अब स्कूल खुल गया तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता हमेशा होने लगी। कपड़े सिलाई के लिए टेलर की आवश्यकता होने लगी। मशीन वगैरह इंजीनियर की ज़रूरत होने लगी जो हल वगैरह चलाने के लिए। इसी तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनने लगी। दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एम्बेडेड it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities। तो यह एक गांव की, साधारण से गांव की छोटी सी कहानी है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल जो है इम्बिल्ड होता है, किस तरह से वो इन्वॉल्व हुआ और किस तरह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्स यानी कई प्रकार के मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाने लगी और उसका ग्रोथ होने लगा, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटीज़ आ गई। इस तरह से हमारा लेसन यहाँ पे, क्या आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए।